7 बच्चों के बाप एक आधार कार्ड धारक को नक्सली बता के मौत के घाट क्यों उतार दिया? सिर्फ शक के आधार पर नक्सलियों ने क्यों रेत दी पत्रकार की गर्दन? वो पत्रकार था, मगर आतंकवादियों जैसा सुलूक क्यों? और बच्चे लोग भी मेरे को रोज पूछते हैं पापा कब आएंगे, मम्मी उनके मैं क्या बोलूंगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई छेड़ रखी है। इस लड़ाई में हमारे जवानों को अपनी जान भी गंवानी पड़ रही है और नक्सलियों को भी बेतहाशा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मगर इस लड़ाई का एक तीसरा पहलू भी है, जहां पर सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को भी अप्रत्याशित तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। एबीपी न्यूज की इस पड़ताल में जो सवाल हम यहां पूछने वाले हैं कि क्या यह लड़ाई मानवाधिकार हनन के चलते आगे बढ़ रही है? इस रिपोर्ट का आगाज होता है हिडमा कश्यप की दिल दहला देने वाली दास्तान से। बस्तर जिले के अति संवेदनशील इलाके में बसे सालिंगा गांव का सफर लंबा तो था, मगर दूभर और दुर्गम भी। पथरीले रास्ते से गुजरते हुए हमें स्थानीय गाइड ने चेतावनी दी कि यहां कुछ दूरी पर लैंडमाइन ब्लास्ट में 14 जवान शहीद हुए थे और इन रास्तों पर भी प्रेशर बॉम्ब हो सकते हैं। इस वक्त जब मैं अपने कैमरामैन मान के साथ इस जगह से हिडमा के घर की ओर बढ़ रहा हूं, तो ये दरअसल एक अति संवेदनशील इलाका है, नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। और इन झाड़ झंकाड़ को देखकर आपको ये अंदाज़ा लग रहा होगा कि यहाँ नक्सलियों का छिपना कितना आसान है। आपको ये देखकर भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि जो सुरक्षा बल इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं उनका काम कितना मुश्किल होगा। मगर हिडमा की कहानी अपने आप में हमारे इन सुरक्षा बलों के ऑपरेशंस पर कई सवाल खड़े कर रही है। इस गांव में बिजली सड़क तो दूर की बात थी, जिंदा रहने का संघर्ष था। सवाल ये, क्या जंगल की लड़ाई सिर्फ जंगल के कानून के तहत लड़ी जा सकती है? हिडमा गांव सुलिंगा का रहने वाला था और रात 3 बजे उसे उठा के ले जाया गया था। 3 बजे और अगले दिन उसकी लाश मिली थी। हम घुस रहे हैं हिडमा के घर में और यहाँ पे उसका पूरा परिवार रहता है, उसकी पत्नी, उसके पिता और उसके 7 बच्चे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो महिला हैं, ये उनकी पत्नी गुल्ला हैं और साथ ही उनके 7 बच्चे जिनको अभी आपसे कुछ देर पहले आपने देखा। उनके पिता भी हमारे साथ में हैं और स्वाभाविक सी बात है, उस घटना को आज तक वो परिवार भूल नहीं पाया। पुलिस ने क्यों मारा उस शख्स को? आप कहते हो वो नक्सली समर्थक नहीं था, क्यों मारा पुलिस ने उसे? वो नक्सली तो नहीं था, क्योंकि उसके पास राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, बैंक अकाउंट है, उसको ये अटल आवास, इंदिरा आवास भी मिला हुआ है। ये कैसा नक्सली था? अपनी पत्नी और 7 बच्चों के साथ गरीबी मगर शांति का जीवन बिताने वाले हिडमा को पुलिस ने कैसे नक्सली मान लिया? एक चीज जो मेरे समझ के परे है कि क्या किसी नक्सली का आधार कार्ड हो सकता है? आप देख सकते हैं हिडमा कश्यप का बाकायदा आधार कार्ड है। यहाँ आप देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उसका अकाउंट था और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उसका राशन कार्ड था। तो ये चीज किसी भी समझ के परे है कि अगर कोई कट्टर नक्सली है जो कि ऑपरेशंस में जुटा हुआ है या किसी तरह का समर्थक भी है, तो उस शख्स का क्या आधार कार्ड होगा या किसी तरह से उसका बैंक अकाउंट होगा या राशन कार्ड होगा? इन तमाम सवालों के जवाब यहाँ के सुरक्षा बलों और महकमे को देना निहायत ही जरूरी है। मैं ये जानना चाहता हूँ, ऐसा शख्स कैसे नक्सली हो सकता है? ये अभी की घटना है और इसको हम लोगों ने गंभीरता से लिया है। इस घटना की मजिस्ट्रियल जांच जारी है और मजिस्ट्रियल जांच में ये बात सामने आएगी कि इसमें यदि पुलिस का कोई भी कर्मचारी दोषी है और अधिकारी, तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि प्रथम दृष्टि में इलाके के थाना इंचार्ज कटघरे में है, मगर हिडमा तो हमेशा के लिए खामोश हो गया है। डॉक्टर रमन सिंह के इस लोक सुराज अभियान के मायने क्या हैं? जब नक्सलवाद को खत्म करने के नाम पर बेकसूरों, गांव वालों और पत्रकारों को निशाना बनाया जाएगा, वो लोक सुराज अभियान जो कि इन लोगों के लिए है, इन गांव वालों के लिए है। इस तस्वीर का दूसरा रुख भी था। नक्सलवाद को रूमानियत के चश्मे से देखने वाले लोगों के लिए
हमारी अगली दास्तान बेहद जरूरी है। एक पत्रकार को नक्सलियों ने सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो इलाके के एक नए पुलिस अफसर को गांव की सैर करवा रहा था। मैं इस वक्त सुकमा जिले के गांव टोंगपाल में हूं और यहां से महज 2 किलोमीटर दूर एक गांव है मारेंगा। 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा थी और उन्हें संदेश देने के लिए नक्सलियों ने करीब 200 गांव वालों को अपहृत किया था। यह खौफ है यहां पर नक्सलियों का। और मैं इस घर के सामने हूं। यहां पर नेमीचंद जैन पत्रकार रहा करते थे। आज से करीब 3 साल पहले उन्हें बेरहमी से नक्सलियों ने मौत की घाट उतार दिया। आइए उनके घर के अंदर चलते हैं। मोतियाबिंद की शिकार नेमीचंद की मां अब देख भी नहीं पाती है। पत्नी के चेहरे की मुर्तनी हमें कचोट रही थी। सवाल सिर्फ यही, मारा क्यों? कितना मुश्किल रहा है आपके लिए उनकी मौत के बाद के लम्हे? अब जी रहे, क्या कर सकते हैं, जीना पड़ेगा ही। माँ को छोड़ के गए हमारे भरोसे, अब उनको तो रखना है, देखना है। ये उनके भाई है जो हमारा साथ दे रहे अभी तक, दूसरा तो और कोई नहीं परिवार में कि साथ दे करके। ये हम तीनों हैं बस। नेमीचंद के भाई अपनी जान जोखिम में डालकर नक्सलियों से मिलने पहुंच गए। जानना चाहते थे भाई को क्यों मारा। जवाब किसी क्रूर मजाक से कम नहीं था। वजह कुछ नहीं थी। जो उनका कहना था कि वो टीआई को बैठा के ले गए, घुमाए, इसलिए उन्होंने संगम सदस्य लोगों ने मार दिया, हम लोग नहीं मारे करके, और कोई वजह नहीं थी। मतलब नक्सलियों में भी 2 किस्म के धड़े थे और एक ने कहा मार दिया, दूसरे ने माफी मांग लिया। दूसरे ने मना कर दिया कि हम लोग नहीं थे। बाद में जब महीना भर बाद में गुजर गए तो उसके बाद बोले कि हम लोग थे, बोल के अपने ऊपर ले लिए। पुलिस मुखबिरी के नाम पर जो जुल्म और वहशत हमने देखी वो लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती। मेरे साथ जयदेव ठाकुर हैं, जिनके बेटे अनिल ठाकुर को नक्सलियों ने बेरहमी से मार दिया था क्योंकि उन पर शक था सरकारी मुखबिर होने का। और मेरे साथ श्याम सिंह सिन्हा हैं, उन पर भी हमला किया गया था, कातलाना हमला किया गया था, मगर वो किसी तरह से बच गए। सबसे पहले जयदेव ठाकुर आप बताइए, आपके बेटे को क्या कहकर उन्होंने मारा, क्यों मारा था उन्होंने? उन लोग कहे कि पुलिस वाले हैं करके बांध के ले गया साहब, कम से कम 50-60 जन। श्याम सिंह सिन्हा ये बताइए, क्या उसके बाद आप अपने घर जा पाए हैं जहां पर आप पर यह हमला हुआ था? नहीं जाता हूं सर घर 2006 से। क्यों? क्योंकि डर है सर मेरे ऊपर, और कभी भी कहीं हमला कर सकते हैं। मगर यहां से कुछ दूर एक पत्नी और उसके 3 बच्चों को अपने पति का इंतजार है। और बच्चे लोग भी मेरे को रोज पूछते हैं पापा कब आएंगे, मम्मी बोल के मैं क्या बोलूँगी। इन लोग नहीं है बेटा, काम करने गए हैं बोलते हैं। संतोष यादव पेशे से पत्रकार, मगर इनका दोष सिर्फ इतना था कि इन्होंने 5 आदिवासियों की आवाज को आगे पहुंचाने की हिमाकत की। नतीजा, उन पर विवादित छत्तीसगढ़ स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट की धारा लगा दी गई। पूनम जी ये बताइए, आपके 3 बच्चे भी हैं, क्या ये 3 बच्चे कभी सवाल पूछते हैं कि पापा कहाँ गए? कितना मुश्किल होता है ये सवाल का जवाब देना आपके लिए? पूछते हैं, मतलब उन लोग पूछते हैं कि पापा कहाँ गए हैं मम्मी बोल के। तो मेरे को बहुत दुख लगता है कि आपके पापा वहाँ गए हैं बोल के बताने के लिए, और रोते हैं बच्चे लोग। उनके पापा के बगैर नहीं रहते। भले मैं एक दिन नहीं रहने चल जाता है, लेकिन इन लोग पापा के बिना नहीं रहते हैं। और जब से मेरी छोटी वाली गुड़िया पैदा हुई तब से वो तो और ज़्यादा बीमार भी रहती है, उसके कारण और परेशान होती रहती हूँ। और बच्चे लोग भी मेरे को रोज पूछते हैं पापा कब आएंगे मम्मी बोल के, मैं क्या बोलूँगी इन लोग। पूनम जी, मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल लम्हा ये। एक सवाल और आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, वो जब भी छूट के आएंगे तब क्या आप चाहेंगी कि वो पत्रकार बने रहें? क्योंकि वो जेल में हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि उनकी रिपोर्ट की वजह से बताया जा रहा है। क्या आप उनसे कहेंगी कि वो पत्रकार बने रहें या छोड़ दें इस पेशे को? नहीं, मैं तो नहीं कहूँगी कि उनको पत्रकार काम छोड़ो बोल के। मैं तो, मेरे को और भी खुशी होगा कि मेरे पति अच्छा काम कर रहे थे, आगे जाके और भी अच्छा काम करे और पत्रकारिता का काम कभी भी ना छोड़े, बस यही चाहती हूँ।
तो कम से कम ये एक संदेश है, ये एक संदेश है राज्य सरकार के लिए और पुलिस के लिए भी कि आप जितना भी अंकुश डालिए, जितना भी दबिश डालिए, मेरे पीछे एक परिवार है जिसमें स्वाभिमान है। स्वाभिमान है संतोष यादव के काम को लेकर। प्रभात सिंह, एक और पत्रकार। बस्तर के आईजी एसआरपी कल्लूरी पर व्हाट्सएप पर किया गया मजाक महंगा पड़ा। आईटी की धारा 67 लगा दी गई, अब भी बेल नहीं मिली। बहुत तकलीफदायक रहा सर। अब तो बड़ा लड़का है, उसी का बोझ है, पूरा सहारा है, पूरा परिवार चलाता था और वो गया है तो खूब परेशानी में है हम लोग सर। और वो परेशान करने के लिए तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। दुकान का लाइट काट दिया गया। उस शाम बेला भाटिया के खून के प्यासे 15 वाहनों में भरकर आए करीब 100 लोग। नक्सली दलाल बेला भाटिया गांव छोड़ो के उग्र नारे लगा रहे थे। 21 मार्च शाम 4:30 बजे उनके घर के सामने सामाजिक एकता मंच और महिला एकता मंच का उग्र प्रदर्शन वो नहीं भूल सकती। मगर बेला भाटिया डरी नहीं, उल्टा एक खुला पत्र जारी कर दिया कि मैं बस्तर छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये जो अग्रेसिवनेस आई है पिछले कुछ दिनों में, जिनमें पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है, आप जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या अचानक पुलिस के लिए आप लोग एक किस्म का अवरोधक साबित हो रहे हैं, इरिटेंट साबित हो रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है इसमें केवल पुलिस की बात नहीं है, इसमें सरकार की बात है। क्योंकि यहाँ पे अभी जो सरकार की जो नीति है, जिसके मुताबिक सरकार का अभी साफ सरकार खुद बोल रही है कि उनका ये एजेंडा है कि अगले 1 साल में वो वहाँ यहाँ पे माओवादियों के खिलाफ उनकी जो लड़ाई में ये एक निर्णायक समय होगा और वो उनको वाइप आउट करना चाहते हैं। और आप जैसे लोग जो हैं वो इरिटेंट साबित हो रहे हैं, जो मजलूमों और बेकसूरों की आवाज़ उठाते हैं। जी, क्योंकि मुझे लगता है जहाँ जहाँ पे भी सरकार गलत कर रही है, क्योंकि हम लोग तो जहाँ सरकार सही कर रही है वहाँ पे कुछ बोलने का सवाल नहीं है, मगर जहाँ पे सरकार कुछ गलत काम कर रही है वहाँ पे मेरे जैसे मानवाधिकार कार्यकर्ता, लेखक या वकील, वो लोग जरूर उस पर फिर सवाल उठाए। दिक्कत यह है कि लोगों को खांचों में बांट दिया जाता है। कोई नक्सली दलाल है, कोई सत्ता परस्त है, तो कोई देशद्रोही। संतोष यादव, सोनी सोरी या बेला भाटिया ये नक्सली दलाल नहीं हैं, ये देशद्रोही भी नहीं हैं, क्योंकि ये ना हो तो समाज के न्यूनतम स्तर पर जीने वाले व्यक्ति की आवाज को मुख्य धारा तक पहुंचाना नामुमकिन हो जाएगा। और इन्हें नक्सली दलाल करार देना सुविधावादी सियासत का परिणाम है। किसी के खिलाफ प्रतिशोध की कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन सुरक्षा बलों के जो काम हैं, जंगलों में जिस कदर जान की बाजी लगाकर फोर्सेस वहाँ रह रहे हैं, उनको डिमोरलाइज करने के लिए यदि नक्सलवादी किसी का सहारा लेते हैं, अपने जो उनके संगठन हैं या उनके माध्यम से करते हैं, तो वो बात अलग है। बस्तर जैसी जगह में होने की वजह से दबाव में होना लाजमी है, मगर यहां के आईजी एसआरपी कल्लूरी की छवि बेहद विवादास्पद बन गई है। चाहे पत्रकारों पर सख्ती को लेकर हो या फिर उनके काम करने के तरीकों को लेकर, उनकी हरकतों को देखकर प्रशासन में भी असहजता और नाखुशी को महसूस किया जा सकता है। अब रहा सवाल इन कंट्रोवर्सीज का, मैं ये व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि किसी भी पुलिस अधिकारी को व्यक्तिगत कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ना चाहिए। अगर यही व्हाट्सएप वाली जो घटना है किसी और अधिकारी के साथ होती तो शायद वो उस पर नहीं करता। रिएक्ट करना हमारा काम नहीं है, हमारा काम करना है। तो किसी भी आईएएस और आईपीएस ऑफिसर को ये, और पुलिस वालों को तो बिल्कुल शोभा नहीं देता कि चूंकि हमें कानून में शक्तियां प्राप्त हैं तो हम गिरफ्तारी कर लें लोगों की और उन्हें जेल डाल दें या उन्हें मार दें, ये ठीक नहीं है। कल्लूरी जैसे अफसरों की ताकत न सिर्फ सरकार द्वारा खुली छूट का नतीजा है, बल्कि उस विवादास्पद सीएसपीए यानी छत्तीसगढ़ स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट का भी परिणाम है, जिसके इस्तेमाल पर संयुक्त राष्ट्र ने भी सवाल खड़े किए हैं। नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने की मोदी सरकार की कोशिश को इस बात से समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद वो अब तक 2 बार यहां आ चुके हैं। खुद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल यहां 8 महीने पहले आए थे। मैं ये मानता हूं कि नक्सलवाद से निपटने के लिए ये संकेत जो हैं वो केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण हैं। मगर यक्ष प्रश्न अभी भी बना हुआ है।
बस्तर की अपार लौह इस्पात संपदा की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ को एक बड़ा फाइनेंशियल हब बनाना चाहते हैं और शायद यही वजह है कि एक अलिखित फरमान है डॉक्टर रमन सिंह और मोदी का कि नक्सलवाद को किसी भी कीमत पर खत्म किया जाए। मगर क्या कीमत का अर्थ लोगों के मानवाधिकार का हनन है? दूसरी तरफ कुछ लोग अभी भी नक्सलवाद को रूमानियत का एक जामा पहनाए हुए हैं, वो नक्सलवाद जिसकी हिंसा की मिसालें हम अपनी इस रिपोर्ट में देख चुके हैं। सवाल ये कि ये दोहरे मापदंड कब खत्म होंगे? कैमरामैन मान और ज्ञानेंद्र तिवारी के साथ अभिसार शर्मा, बस्तर, एबीपी न्यूज।